नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, आज का युवा एक बहुत बड़े धोखे में जी रहा है। उसे लगता है कि डिग्री ले लो, नौकरी कर लो और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं आरके। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बेस्ट सेलर लिखी है, वो साफ कहते हैं कि पुराना मॉडल अब मर चुका है। अगर आज भी आप नौकरी की सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी के भरोसे बैठे हैं, तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रोबोट्स और एआई के जमाने में पैसा कैसे कमाया जाए? दोस्तों, आज हम जिस किताब का निचोड़ लेकर आए हैं, वो आपको बताएगी कि मंदी, महंगाई और जॉब लॉस के इस दौर में अपना खुद का साम्राज्य कैसे खड़ा किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के व्यवसाय के बारे में। ये किताब आपको नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत और अमीर बनने के ESBI मॉडल के बारे में सिखाएगी। अगर आप दूसरों के लिए काम करते करते थक चुके हैं और अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपकी आंखें खोल देगा। चलिए भविष्य के बिजनेस को डिकोड करते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, एक बढ़िया सिक्योर नौकरी पकड़ो और बस लाइफ सेट है। हाँ, ये वो सलाह है जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी सुनी है। और दशकों तक ये काम भी करती थी। लेकिन फिर 2008 का वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात सब कुछ बदल गया। लोगों के रिटायरमेंट प्लान्स, उनकी बरसों की बचत, सब पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। जॉब सिक्योरिटी का जो एक भरोसा था, वो मतलब पूरी तरह से हिल गया। हाँ, वो एक तरह का रियलिटी चेक था पूरी दुनिया के लिए। उसने ये साफ कर दिया कि जो इंडस्ट्रियल एज के नियम थे ना, वो आप काम नहीं करते। हाँ, वो इंफॉर्मेशन एज में आकर आउटडेटेड हो चुके हैं। जिस सिस्टम पर हमारे माता पिता भरोसा करते थे, वो पहले जैसा मजबूत रहा ही नहीं। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बिल्कुल अलग ही ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। एक ऐसा रास्ता जो नौकरी करने के बजाय एक सिस्टम बनाने पर जोर देता है। और उससे भी ज्यादा ये पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच, हमारी कोर प्रोग्रामिंग को बदलने की बात करता है। लेखक के जो दो डैडी थे, हाँ, अमीर डैडी और गरीब डैडी। बिल्कुल, एक बिजनेस ओनर और एक हाईली एजुकेटेड सरकारी कर्मचारी। उनकी सोच का जो फर्क है, वही आज हमारी चर्चा का फाउंडेशन है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी बात पर है कि वो फर्क आखिर है क्या, और आज के दौर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के असल मायने क्या हैं। तो चलिए इस आइडिया को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात जो ये स्रोत कहते हैं, वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी आज के दौर का सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, ये एक ऐसा आइडिया है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन लेखक इसके पीछे एक मजबूत तर्क देते हैं। वो अपने गरीब डैडी का उदाहरण देते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे थे, ब्रिलियंट थे, PhD थे, स्टेट एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ऊंचे पद पर थे। उन्होंने जिंदगी भर ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे। तो समस्या उनकी काबिलियत या मेहनत में नहीं थी? नहीं, समस्या उस गेम में थी जो वो खेल रहे थे। वो फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए अपनी नौकरी और सरकार पर निर्भर थे, और वो सिस्टम उन्हें वो सुरक्षा नहीं दे पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मतलब वो एक पुरानी रूल बुक से खेल रहे थे, जबकि खेल के नियम ही बदल चुके थे। बिल्कुल। यहीं पर लेखक का कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल हो जाता है। ये आइडिया तो अब काफी लोग जानते हैं, पर जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है इन क्वाड्रेंट से जुड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ पैसे कमाने के 4 तरीके नहीं है। अच्छा? हाँ, ये सोचने और दुनिया को देखने के 4 अलग अलग नजरिए हैं, 4 अलग फाइनेंशियल वर्ल्ड्स हैं। पहला है E यानी एम्प्लॉय, कर्मचारी। ये लोग एक जॉब चाहते हैं। इनकी कोर वैल्यू है सिक्योरिटी। ये एक स्टेडी पेचेक और बेनिफिट्स के बदले अपना समय देते हैं। फिर आता है S, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्पेशलिस्ट। हाँ, ये लोग अपनी जॉब खुद ओन करना चाहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर, वकील या फ्रीलांस डिजाइनर। इनकी कोर वैल्यू है इंडिपेंडेंस। वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। लेकिन E और S, इन दोनों क्वाड्रेंट की एक बुनियादी सीमा है ना? हाँ, और वो ये है कि अगर वो काम करना बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। वो खुद ही वो सिस्टम है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी थी। मतलब एक S क्वाड्रेंट का इंसान जो बहुत सफल डॉक्टर है और लाखों कमा रहा है, वो भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है। नहीं है। अगर उसे हर रोज काम पर जाना पड़ता है तो नहीं है, क्योंकि वो अपना समय बेच रहे हैं। तो असली फाइनेंशियल शिफ्ट कब आता है? वो तब आता है जब आप क्वाड्रेंट के राइट साइड पर जाते हैं, यानी B और I क्वाड्रेंट में। B मतलब बिजनेस ओनर। हाँ, एक B क्वाड्रेंट का व्यक्ति एक सिस्टम का मालिक होता है। वो एक ऐसा बिजनेस बनाता है जो उसके बिना भी चल सकता है,
और पैसा कमा सकता है, उसके पास 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और आखिर में आए इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जिसका पैसा उसके लिए पैसा कमाता है। इनकी को वैल्यू है ट्रू फ्रीडम। तो इन 4 तरीकों को समझना एक बात है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कोई एक से दूसरे में जाए कैसे, क्योंकि स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ नौकरी बदलने जैसा नहीं है, ये अपनी पूरी पहचान बदलने जैसा है। बिल्कुल। स्टीफन कवी का वो मशहूर उदाहरण है ना कि अगर आपकी सीढ़ी ही गलत दीवार पर लगी है तो उस पर तेजी से चढ़ने का क्या फायदा। सही बात है। ज्यादातर लोग ई और एस क्वाड्रेंट में ही नौकरियां बदलते रहते हैं, पर असल में वो बस उसी दीवार पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। क्या? लेफ्ट साइड के लोग ई और एस सिक्योरिटी ढूंढते हैं, राइट साइड के लोग बी और आई फ्रीडम ढूंढते हैं। एक ई क्वाड्रेंट का इंसान सोचता है, मैं एक अच्छी और सिक्योर नौकरी कैसे ढूंढूं, जबकि एक बी क्वाड्रेंट का इंसान सोचता है, मैं एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। एग्जैक्टली। ये माइंडसेट जमीन आसमान का फर्क है। और लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के लिए टेक्निकल स्किल से ज्यादा इमोशनल मैच्योरिटी की जरूरत होती है। आपको रिस्क, असफलता और अनिश्चितता के साथ कंफर्टेबल होना सीखना पड़ता है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई हर किसी के लिए संभव है? मतलब आज की तारीख में जहाँ हर कोई एक साइड हासिल शुरू करने की कोशिश कर रहा है, हाँ, इस रास्ते पर कामयाब होने के लिए क्या अलग करना होगा? दिलचस्प बात यह है कि लेखक का मानना है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी मंदी का दौर असल में अपना बिजनेस शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। ये तो उल्टा लगता है। ये काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सॉलिड है। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तो ज्यादातर लोग अपनी जॉब्स में कंफर्टेबल होते हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लोग अपनी नौकरी खोते हैं या उन्हें खोने का डर होता है, तब उनका दिमाग नए अवसरों के लिए खुल जाता है। वो ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज के बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं। और इसी मौके के लिए स्रोत एक खास बिजनेस मॉडल का सुझाव देते हैं, जिसे वो 21वीं सदी का व्यवसाय कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ। अब इस मॉडल को लेकर अक्सर कई सवाल भी उठाए जाते हैं और इसकी रेपुटेशन भी मिक्स्ड रही है। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और लेखक इस पर बहुत साफ हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग इस मॉडल को गलत नजरिए से देखते हैं। मतलब? वो इसे सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस समझते हैं। लेकिन लेखक का तर्क है कि इस मॉडल का असली प्रोडक्ट वो सामान नहीं है जो बेचा जाता। तो फिर असली प्रोडक्ट क्या है? असली प्रोडक्ट वो एजुकेशन है जो आपको मिलती है। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक फ्लाइट स्कूल की तरह है। फ्लाइट स्कूल, ये एनालॉजी दिलचस्प है। मतलब एक ऐसी जगह जहां आप असली दुनिया में बिजनेस चलाना सीखते हैं, वो भी कम रिस्क पे। ठीक है ही। पारंपरिक बिजनेस शुरू करने में लाखों का इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर आप फेल हुए तो आप कर्ज में डूब सकते हैं। सही बात है। लेकिन इस मॉडल में एंट्री कॉस्ट बहुत कम होती है। ये आपको एक सेफ एनवायरनमेंट देता है जहां आप वो स्किल्स सीख सकते हैं जो बी क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए जरूरी हैं, जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन और सबसे जरूरी रिजेक्शन और असफलता के डर पर काबू पाना। हम सब जानते हैं कि किसी को कुछ बेचने की कोशिश करना और ना सुनना कितना मुश्किल होता है। ये मॉडल आपको उस ना को सुनने और उससे आगे बढ़ने की ट्रेनिंग देता है, जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे जरूरी सबक है। बिल्कुल। यानी इसकी असली ताकत प्रोडक्ट में नहीं बल्कि नेटवर्क बनाने में है। मेटकाफ के नियम का जिक्र भी आता है। हाँ, जो कहता है कि एक नेटवर्क की वैल्यू उसके यूजर्स की संख्या के स्क्वायर के बराबर बढ़ती है। जैसे एक अकेला फोन बेकार है, लेकिन दुनिया में जब लाखों फोन हो तो वो नेटवर्क प्राइसलेस हो जाता है। एग्जैक्टली। आप सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं बनते हैं, आप एक नेटवर्क के मालिक बनते हैं और वो नेटवर्क एक एसेट बन जाता है। यहाँ एसेट की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। हाँ। है ना? हाँ। लेखक के अमीर डैडी की परिभाषा बहुत सरल थी। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो हमारा घर अगर वो हमारी जेब से हर महीने EMI और मेंटेनेंस का पैसा निकाल रहा है तो वो एक लायबिलिटी है। लेकिन वही घर अगर आपको किराया दे रहा है तो वो एक एसेट है। इस मॉडल में आपका नेटवर्क आपका एसेट बनता है जो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करता है। पैसिव इनकम यानी वो आमदनी जो तब भी आती रहे जब हम सो रहे हों या छुट्टी पर हों। बिल्कुल। और यही बी और आई क्वाड्रेंट की खासियत है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। हाँ, लेखक इस बात को लेकर बिल्कुल साफ हैं। वो किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए 10,000 घंटे के नियम या कम से कम एक 5 वर्षीय योजना की बात करते हैं। सफलता के लिए डिसिप्लिन्ड एफर्ट और समय लगता है। और बी क्वाड्रेंट की तरह ही आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर का क्वाड्रेंट
तो शायद सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और एजुकेशन की मांग करता है। सही पॉइंट है। असल में लेखक के अनुसार बी क्वाड्रेंट एक बहुत शक्तिशाली व्हीकल है, लेकिन असली दौलत आई क्वाड्रेंट में बनाई और रखी जाती है। यहाँ आप पैसा लगाकर पैसा बनाते हैं। हाँ, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट हो। स्रोत के अमीर डैडी की ज्यादातर दौलत इसी क्वाड्रेंट से आती थी। अच्छा। एक सफल बी क्वाड्रेंट बिजनेस आपको वो कैश फ्लो देता है जिससे आप एक सीरियस इन्वेस्टर बन सकें। आप अपनी आमदनी को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो और आमदनी पैदा करें। ये वेल्थ क्रिएशन का फ्लाईव्हील है। तो ये एक जर्नी है ई और एस से बी में और फिर बी से आई में। लेकिन इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी लड़ाई शायद बाहर के इकोनॉमिक कंडीशन से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से होती है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक इनर गेम है। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक जीतने वाला और एक हारने वाला होता है। हारने वाली आवाज हमेशा कहती है ये बहुत रिस्की है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई, लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये आवाज हमें ई और एस क्वाड्रेंट की झूठी सिक्योरिटी में कैद रखना चाहती है, जबकि जीतने वाली आवाज कहती है फेलियर तो सीखने का एक हिस्सा है, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, मैं ये कर सकता हूँ। बी और आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको अपने अंदर के जीतने वाले को मजबूत करना पड़ता है। और इसमें आपका माहौल, आपके दोस्त बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ना। बहुत बड़ा। अगर आपके दोस्त सिर्फ नौकरी की सिक्योरिटी, ऑफिस पॉलिटिक्स और वीकेंड पार्टीज की बातें करते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे बड़े सपने देखना और उन पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी नेटवर्क इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो खुद भी बड़े सपने देख रहे हैं, जो आपको चैलेंज करते हैं, जो आपकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी माइंडसेट अपने आप शिफ्ट होने लगती है। आप उन लोगों के साथ होते हैं जो आपको पीछे खींचने के बजाय आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। माइंडसेट और संकल्प की ताकत का सबसे पावरफुल उदाहरण तो मुझे लगता है लेखक और उनकी पत्नी किम की अपनी कहानी है। हाँ, वो कहानी सच में कमाल की है। एक समय था जब उनका कारोबार डूब गया था और वो लिटरली बेघर थे। उनके पास पैसे नहीं थे और वो अपनी पुरानी कार में सोते थे। और उनके दोस्त और परिवार वाले उन्हें लगातार कहते थे बस एक नौकरी कर लो। उस मुश्किल दौर में एक सिक्योर पेचेक का आइडिया कितना टेम्पटिंग रहा होगा। निश्चित रूप से ये वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ था। वो आसानी से ई क्वाड्रेंट में वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नौकरी करने के बजाय बेघर रहना चुना। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि नौकरी उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी का टेम्परेरी कंफर्ट तो दे देगी, लेकिन उन्हें वापस उसी चूहे दौड़ में फंसा देगी जिससे वो निकलना चाहते थे। वो एक एसेट बनाने के अपने मिशन पर टिके रहे, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। तो वो दौर उनके लिए सिर्फ पैसे की कमी का नहीं, बल्कि अपने संकल्प की परीक्षा का था। और उन्होंने वो परीक्षा पास की, और आज वो कहाँ हैं ये हम सब जानते हैं। ये कहानी दिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे से नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके फैसलों से शुरू होती है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। हाँ, हमें ये भी जानना होगा कि हम किस फाइनेंशियल सिस्टम के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि असली आर्थिक स्वतंत्रता कर्मचारी की मानसिकता से निकलकर एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर की मानसिकता अपनाने में है। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से राइट साइड की एक यात्रा है। और ये यात्रा सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बदलती, ये आपको एक इंसान के तौर पर बदल देती है। बिल्कुल। आप रिस्क लेना, फेल होना और फिर से उठकर खड़ा होना सीखते हैं। और अंत में सच्ची दौलत आपकी मंथली सैलरी से नहीं आती, वो एक ऐसा एसेट बनाने से आती है जो आपके लिए इनकम जनरेट करे, एक ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी चलता रहे। हाँ, वो एसेट एक बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, या जैसा कि स्रोतों में सुझाया गया है, एक नेटवर्क हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें उस अंतिम विचार की ओर ले जाता है जिसे हम श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। एक सवाल जो शायद किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को देखने का नजरिया बदल दे। स्रोत के अनुसार असली दौलत आमदनी से नहीं बल्कि समय से मापी जाती है। सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ये है, अगर आज काम करना बंद कर दिया जाए तो कोई कितने दिनों तक अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल? यही सवाल इन स्रोतों के मुताबिक किसी की असली फाइनेंशियल वेल्थ का पैमाना है, बजाय कि उसकी तो दोस्तों, ये थी 21वीं सदी के बिजनेस की हकीकत। रॉबर्ट कियोसाकी ने साबित कर दिया है कि दौलतमंद बनने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग वही सिस्टम है जो आम आदमी को खास बना सकता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ एक कर्मचारी एम्प्लॉय बनकर नहीं रहेंगे,
बल्कि एक बिजनेस ओनर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अगर आज की बातों ने आपके अंदर का एंटरप्रेन्योर जगा दिया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपना सपोर्ट दें। इस वीडियो को अपनी टीम, अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी भर 9 से 5 की नौकरी में पिसना नहीं चाहते। ये वीडियो उन्हें एक नई दिशा देगा। और अब आज का वो सवाल जो ये तय करेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट बताए हैं, E एम्प्लॉय, S सेल्फ एम्प्लॉयड, B बिजनेस ओनर और I इन्वेस्टर। हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल आप इनमें से किस क्वाड्रेंट में हैं और अगले 5 सालों में आप खुद को किस क्वाड्रेंट में देखना चाहते हैं? क्या आपके पास वहां पहुंचने का प्लान है? अपने वर्तमान और भविष्य को कमेंट में लिखें। जिसे अपनी मंजिल पता होती है वही वहां पहुंचता है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे सफलता के नए नियमों के साथ। तब तक के लिए बड़ा सोचिए और अपना नेटवर्क बनाइए। धन्यवाद।